नमस्कार, हमारी खास पेशकश 3 देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं नेहा बातर, मेरी सहयोगी श्वेता झा और मीनाक्षी कांडवाल भी मेरे साथ मौजूद है। और अगले 1 घंटे तक हम देश और दुनिया की तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जिनका सीधा सरोकार आपसे है। चीन की खबर इसमें शामिल होगी, बताएंगे कैसे गलवान में मात खाने वाले चीन के नागरिक अब हिंदुस्तान में साजिश रच रहे हैं। श्वेता, बिल्कुल, और इसके साथ ही हम बात करेंगे कश्मीर में आतंकी हमले की, जिसमें आज 2 सीआरपीएफ जवान और 1 पुलिसकर्मी शहीद हो गया। आपको हम बताएंगे कि कैसे हुआ ये आतंकी हमला और इस हमले में कौन आतंकी संगठन शामिल है। मीनाक्षी, इस बुलेटिन में हम देश के अलग अलग राज्यों में बाढ़ के हालात पर भी बात करेंगे। गुजरात, राजस्थान, बिहार समेत कई राज्य बाढ़ से कैसे बेहाल हो चुके हैं, इस पर पूरी डिटेल होगी। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की, जहां उफनती नदी के बीचों बीच जबरदस्त रेस्क्यू ऑपरेशन चला। एयरफोर्स ने चॉपर की मदद से सैलाब के बीच फंसे एक शख्स को बचाने के लिए कई घंटों तक बचाव का काम चलाया। तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आपके रोंगटे खड़े कर देगी। और आपको दिखाते हैं बाढ़, बारिश का कहर और हाहाकार का सैलाब। जी हां, बात कर रहे हैं हम बिलासपुर की, जहां पर ऐसा हादसा हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। खतरनाक हो चुकी नदी में एक जान अटकी तो सभी की सांसें फूलने लगी। मीनाक्षी, सही कहा श्वेता आपने, ये तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। जिस तरह से पानी का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है, वो कभी भी बड़ा खतरा बन सकता था, लेकिन इसके बावजूद ये शख्स कम से कम वहां पर खुद को थामे बैठा रहा। नेहा, ये अपने आप में जीवट की एक मिसाल है। बिल्कुल, और तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही किस तरीके से एयरफोर्स को बीच में आना पड़ा। एयरफोर्स के इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ही इस युवक की जान बचाई जा सकी, जो लगभग 24 घंटे से भी ज्यादा के वक्त तक इस बीच मझधार फंसा रहा। हाहाकार करता सैलाब, दहाड़ती लहरों का शोर, ललकारती लहरों में फंसी जान। छत्तीसगढ़ की तस्वीरें सख्त दिल वालों को भी दहला देंगी। बिलासपुर जिले का रतनपुर इलाका, जहां एक शख्स की जान सैलाब में फंस जाती है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ फुंफकार मारती लहरों का शोर और उनके बीच फंसा ये शख्स। जरा सोचिए, इस वक्त इस शख्स की क्या हालत होगी। पत्थर के सहारे ये शख्स अपने प्राण बचाने में लगा है। मदद के नाम पर इस शख्स को बस एक पेड़ की शाखाओं का सहारा है। सवाल है कि क्या इस शख्स की जान बच पाएगी? क्या इन कमजोर शाखाओं की मदद से वो इस संकट से पार निकल पाएगा? रविवार को पूरी रात यही लहरों के बीच ये शख्स जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। कभी लहरें धीमी पड़ जाती तो कभी तेज हो जाती। रात भर 2-2 हाथ की जंग चलती रही। खराब मौसम और अंधेरा, रेस्क्यू की कोई भी कोशिश मुमकिन नहीं थी। सुबह वायुसेना का हेलीकॉप्टर मोर्चे पर उतरा, लेकिन क्या इस शख्स की जान बच पाई? आज तक ब्यूरो। जिस शख्स की जान उफनती लहरों के बीच फंसी, उसके लिए ये हालात बेहद गंभीर थे, खराब थे। वो लगातार मदद की गुहार लगा रहा था। बिल्कुल, और देर रात तक वो पानी में यूं ही फंसा रहा। लेकिन मुश्किल ये थी कि रात के अंधेरे में रेस्क्यू ऑपरेशन मुमकिन ही नहीं था। श्वेता, इसीलिए पूरी रात इंतजार किया गया और जब सुबह हुई तो एयरफोर्स की टीम हेलीकॉप्टर के साथ वहां पर पहुंची और फिर शुरू हुआ जान बचाने का ऑपरेशन। लेकिन क्या ये शख्स बच पाया? देखिए। इन तस्वीरों को देखकर किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाए।
सैलाब की शक्ल में मौत इस शख्स को दबोचने की कोशिश में लगी है। आसपास लोगों की भीड़ खड़ी है, लेकिन इस शख्स तक पहुंचना किसी के बूते की बात नहीं। एक शख्स जान बचाने को आगे बढ़ता है, पानी में छलांग भी लगाता है, लेकिन रफ्तार इतनी ज्यादा है कि वो आगे नहीं बढ़ पाता। इस घटना की खबर स्थानीय प्रशासन तक पहुंचती है। बिलासपुर पुलिस मौके पर पहुंचती है। राहत एजेंसियों से संपर्क किया जाता है। यहां तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर जरूरी था, लिहाजा वायुसेना की मदद लेने की कोशिश होती है। वायुसेना रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी तैयार हो जाती है, लेकिन तब तक रात का अंधेरा घना होने लगता है। खराब मौसम और अंधेरे की दोहरी मुसीबत। वायुसेना चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। रात ढलने का इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, तो रात भर ये शख्स यूं ही फंसा रहा। सूरज निकलने के इंतजार में इसने एक एक पल कैसे बिताया होगा, ये आप बखूबी समझ सकते हैं। गनीमत रही, रात गुजरी, खौफ हटा, दिन निकला और वायुसेना रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। रस्सी के सहारे इस शख्स तक मदद पहुंचाई गई। इस शख्स को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वायुसेना की ये टीम देवदूत बनकर आई और मौत के मुंह से निकालने में कामयाब रही। यहाँ मौजूद हर शख्स ने तालियां बजाकर इन देवदूतों को सलाम किया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने बाकायदा बयान जारी कर शुक्रिया कहा। वाकई अगर ये देवदूत न होते तो इस जिंदगी को बचाना नामुमकिन था। आज तक ब्यूरो। तो आपने देखा किस तरीके से छत्तीसगढ़ के इस युवक की जान एयरफोर्स के जवानों ने बचा ली, लेकिन गुजरात में भी बाढ़ के हालात से कई जिलों में मुसीबत है। श्वेता, बिल्कुल नेहा, और गुजरात के आपको बता दें कि अलग अलग जिलों में रेस्क्यू टीमें जुटी हुई हैं लगातार लोगों की मदद के लिए। प्रभावित जो लोग हैं उनको मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन हालात अभी आउट ऑफ कंट्रोल है। राजस्थान से भी इस बीच डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर लोग सैलाब के बीच जान जोखिम में डालते हुए नजर। कहीं लहरों में जिंदगी बह रही है, कहीं लहरों में कार बाइक डूब रही हैं। भारी बारिश से नदियों में उफान है। बेहद मुश्किल घड़ी आ पड़ी है कई राज्यों में। कुदरत का कहर ऐसा टूटा है कि लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। देश के कई हिस्सों से डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। जूनागढ़ की तस्वीर देखिए, बेहद खौफनाक तस्वीरें देखकर ही रूह कांप जाए। जूनागढ़ के जामजोर वाटरफॉल का ऐसा हाल हो गया है। भारी बारिश की वजह से यहां हालात चिंताजनक हो चुके हैं। सिंगोड़ा नदी पर बने डैम के लबालब भरने के बाद 2 गेट को खोलना पड़ा। उसकी वजह से सैलाब की डरावनी तस्वीर दिखी। जूनागढ़ के विसावदर इलाके की ये तस्वीर देखिए। लगातार बढ़ते पानी की वजह से सड़कें डूब चुकी हैं। नदियों की धारा में लोगों का सहारा छिन गया है। मजबूर होकर इलाके के लोग उन्हीं उफनती लहरों के बीच से होकर गुजर रहे हैं। छोटी सी लापरवाही भी
बड़े खतरे का सबब बन सकती है। लेकिन मजबूरी में वे एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ रही हैं। वडोदरा में सैलाब की तेज धार में एक रिटायर्ड पुलिस अफसर की सांसें उस वक्त अटक गईं जब उसकी कार सैलाब में फंस गई और देखते ही देखते पानी गाड़ी में भर गया। ऐसे में जान बचाने के लिए रिटायर्ड पुलिस अफसर गाड़ी के ऊपर चढ़ गए। वडोदरा के फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने बड़ी मुश्किल से उनकी जान बचाई। सांसें अटकाने वाली तस्वीरें गुजरात के जामनगर जिले के कल्याणपुर की हैं। यहां अचानक बढ़े पानी की चपेट में निजी कंपनी में काम करने वाले 3 गार्ड आ गए। तीनों के तीनों भनते पानी में बह गए। तीनों ने कोशिश की कि किसी तरह नदी के किनारे आ जाएं, लेकिन लहरें इतनी तेज थीं और पानी इतना ज्यादा कि उनकी कोशिश दम तोड़ने लगी। रेस्क्यू टीम की लाख कोशिशों के बाद भी एक ही गार्ड की जान बच पाई। लगातार हो रही बारिश से सूरत की हालत खराब हो चली है। शहर में बाढ़ के हालात बन गए हैं। निचले इलाकों जैसे लिंबायत, बमरोली और सरथाना में कई लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। कई इलाकों में 5 से 6 फीट तक पानी भर चुका है। ड्रोन से ली गई सूरत शहर की इन तस्वीरों को देखिए। सूरत में पर्वत पाटिया के मॉडल टाउन में किस तरह से पानी भरा हुआ है। ज्यादातर इलाकों की बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से डूब चुके हैं। उकाई डैम भी पानी से पूरी तरह लबालब है। वडोदरा के विश्वामित्र नदी में जल स्तर बढ़ा तो रिहायशी इलाकों में संकट गहरा गया। नदी के पानी के सहारे मगरमच्छ लोगों के बीच पहुंच गए। विश्वामित्र नदी में 300 से ज्यादा मगरमच्छ हैं। उनके रिहायशी इलाके में आने से लोग दहशत में हैं। 2 दिनों में 4 मगरमच्छ पकड़े जा चुके हैं। इन सब के बीच गुजरात में 2 दिनों तक भारी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने पूरे राज्य के लिए 48 घंटे तक यानी 19 अगस्त तक रेड अलर्ट जारी किया है। पाली में बाढ़ की आफत के बीच लोग जिंदगी दांव पर लगाते नजर आए। खतरा बेहिसाब था, फिर भी उन लहरों का खौफ लोगों पर नहीं दिखा। गिरिनंदा बांध में पानी खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, फिर भी लोग खिलवाड़ करते दिखे। सीकर में 2 दिनों से बारिश का दौर जारी है, लिहाजा शहर का कोना कोना आफत का सामना कर रहा है। घरों में पानी घुस चुका है। नीमका थाना इलाके में पानी भरे अंडरपास में कार फंस गई। कार में जा रहे लोगों ने छत पर चढ़कर अपनी जान बचाई। मुसीबत में फंसा देख फौरन लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, तब कार को बाहर निकाला जा सका। अब कर्नाटक से आई ये तस्वीरें देखिए। यहाँ नारायणपुर जलाशय से करीब 2,60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। डैम के गेट खुलते ही बेहद डरावनी तस्वीरें सामने आईं। लगातार जलस्तर बढ़ने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इलाके के 44 गांवों पर खतरा मंडरा रहा है। वडोदरा से गोपी घांगर के साथ संजय सिंह, सूरत, आज तक। और अब बात होगी चीन की। जी हां, उस चीन की जिसे सदमा लगा है। आज ड्रैगन परेशान है, शी जिनपिंग सकते में है। जिस नेपाल को चीन ने भारत के खिलाफ भड़काने की साजिश रची, वो दांव दरअसल उल्टा पड़ गया है। और चीन के इशारे पर भारत के खिलाफ आग उगलने वाले नेपाल के पीएम के सुर नरम पड़ गए हैं। दरअसल नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी से बात की थी। मीनाक्षी, आज नेपाल के साथ बातचीत की दूसरी किश्त हुई। दोनों देशों के बीच जमी बर्फ पिघलने के संकेत मिले, लेकिन क्या इस बातचीत से नेपाल और भारत के बीच आई खटास दूर होगी, ये बड़ा सवाल है। चीन की चाल फेल हो गई। उसके इरादे पर पानी फिर गया। उसकी साजिश का नेपाल ने पलीता लगा दिया। पूर्वी लद्दाख में सरहद पर मार खाने के बाद भी ड्रैगन नहीं सुधरा तो हमारे पड़ोसियों को भड़काने लगा। नेपाल के कंधे पर बंदूक रखकर फायरिंग की, लेकिन मिसफायर हो गया। सीमा विवाद के बाद पहली बार नेपाली पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। आपको बताएंगे कि इस फोन के क्या है मायने।
लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि नेपाल में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा और नेपाल के विदेश सचिव शंकर दास बैरागी के बीच काठमांडू में बातचीत हुई। नेपाल भारत के बीच द्विपक्षीय बातचीत में आर्थिक और विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर चर्चा हुई। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था। फोन की घंटी ऐसे समय में बजी जब कुछ हफ्तों में नेपाल ने रिश्तों की मर्यादा तोड़ने वाले फैसले लिए। चीन के हाथों का खिलौना बनकर नेपाल के पीएम ओली ने उकसाने वाले बयान दिए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नेपाल के पीएम ने किसी रणनीति के तहत पीएम मोदी को फोन किया? क्या भारत को बातचीत में फंसाकर चीन के प्रोजेक्ट को रखना चाहते हैं जारी, या फिर ओली को ये बात समझ में आ गई कि भारत के साथ रोटी बेटी के रिश्ते का धागा तोड़ना ठीक नहीं? उस बातचीत में हमारे सिक्योरिटी काउंसिल की इलेक्शन और कोविड के बारे में भी बातचीत हुई। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं मानता हूं कि जो डिप्लोमेटिक ठंडाई भारत और नेपाल के बीच में पिछले कुछ महीनों में बढ़ गई है, उसके लिए बातचीत तो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये टेलीफोन कॉल की बहुत अहमियत है, लेकिन असल में कार्य और क्रम करने की जरूरत है। नेपाल के पीएम ओली जब घर में घिरे तो उन्होंने भारत के साथ विवादों की गठरी खोल दी। चीन ने इस मौके को भुनाया, भारत के खिलाफ ओली का कान फूका। 8 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख दर्रे को उत्तराखंड के धारचूला से जोड़ने वाली रणनीतिक सड़क का उद्घाटन किया तो ओली बिलबिला उठे। इसके बाद नेपाल ने लिपुलेख, कालापानी और लिम्पिया धुरा को अपना इलाका बताते हुए नया नक्शा जारी कर दिया। जून में नेपाल की संसद ने इस राजनीतिक नक्शे को मंजूरी भी दे दी। बिना आधार के नेपाल ने अपनी सीमा के विस्तार को नक्शे के जरिए दिखाया। हालांकि भारत ने कड़ा ऐतराज जताया और चीन का बिना नाम लिए हुए कहा कि नेपाल दूसरे के कहने पर ऐसा कर रहा है। ओली का जब इतने से मन नहीं भरा तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर विवादित बयान दे दिया। नेपाल के पीएम ओपी शर्मा ओली ने दावा किया कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि नेपाल के वाल्मीकि आश्रम के पास है। उन्होंने कहा कि हम लोग आज तक इस भ्रम में हैं कि सीता का विवाह जिस राम से हुआ है वो भारतीय हैं। वो भारतीय नहीं बल्कि नेपाली ही हैं। हालांकि इस विवादित बयान पर ओली के खिलाफ भारत में जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। साथ ही ओली के खिलाफ नेपाल में भी लोगों ने आवाज बुलंद की। चीन की शय पर ओली एक के बाद एक गलती करते चले गए, लेकिन अपनी ही नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में भी ओली अलग थलग पड़ने लगे। उनकी पीएम की कुर्सी पर तलवार लटकने लगी। खबर आई कि चीन ने पर्दे के पीछे ओली को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। फिलहाल ओली की कुर्सी तो बच गई, लेकिन बड़बोले ओली को यह तय करना होगा कि नेपाल का भविष्य भारत के साथ साथ चलने में है, न कि चीन के साथ, जिसकी विस्तारवादी नीति से पूरी दुनिया त्रस्त है। गीता मोहन, दिल्ली, आज तक। तो 300 करोड़ रुपए के हवाला रैकेट के मामले में गिरफ्तार चीनी नागरिक चार्ली पेंग के मामले में कई खुलासे हुए हैं जो कि चौंकाने वाले हैं। श्वेता, बिल्कुल, आपको बता दें कि चार्ली पेंग सिर्फ हवाला कारोबारी ही नहीं है, बल्कि वो शी जिनपिंग की सरकार का एक बड़ा खतरनाक मोहरा है। उसके पास जासूसी की लंबी प्लानिंग थी। मीनाक्षी, और देखिए, आज पहली बार आप चार्ली पेंग को कैमरे पर देखेंगे और चीन के इस एजेंट के काले धंधे को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिकोड करने में जुट गया है। जब भारतीय फौज गलवान में चीनी सैनिकों की साजिशों को नाकाम कर रही थी तो देश की राजधानी में एक चीनी दूसरी साजिशों को अंजाम देने में लगा था। यह है चार्ली पेंग उर्फ लुओ सांग। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में इसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पूछताछ में हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है कि चार्ली पेंग सिर्फ हवाला कारोबारी नहीं है, बल्कि वो चीन सरकार का एक बड़ा और खतरनाक मोहरा है।
चार्ली पैंग बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के बारे में जानकारियां जुटा रहा था। चार्ली पैंग 24 घंटे मजनू के टीला पर नजर रखता था। मजनू का टीला में रहने वाले लामाओं को पैसे देकर चार्ली पैंग दलाई लामा के बारे में सूचनाएं जुटाता था। लुओ सांग के दफ्तर में काम करने वाले ऑफिस एम्प्लॉइज ने बताया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि इस तरह से पैसे तैयार किए जाते थे पैकेट में, ताकि दलाई लामा के एसोसिएट्स को दिए जाएं ताकि वो उनके बारे में इंफॉर्मेशन दें। क्यों चाहिए थे लियो सांग को ये इंफॉर्मेशन और किसको देनी थी, ये अपने आप में जांच का अब विषय है। जासूसी का जाल बहुत तरीके से बुना गया है। इसके लिए लंबी प्लानिंग की गई, अच्छा खासा समय लिया गया। लुओ सांग अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते भारत आया। लुओ सांग ने मणिपुर के लड़की से शादी करके भारतीय पासपोर्ट हासिल किया। लुओ सांग ने एक के बाद एक कई फर्जी पासपोर्ट और फर्जी आधार कार्ड बनाए। मनी एक्सचेंज के कारोबार के नाम पर जासूसी और हवाला का कारोबार करता गया। लुओ सांग के खिलाफ पहले भी पासपोर्ट एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। अब एक बार फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लुओ सांग उर्फ चार्ली पैंग के खिलाफ पासपोर्ट एक्ट के तहत केस दर्ज करेगी। लेकिन जिस तरह के खुलासे लुओ सांग ने किए हैं वो बताता है कि जासूसी का ये जाल कितना गहरा बुना हुआ था, जिसके रेशे रेशे में चीन की भयानक साजिश है। आयकर विभाग ने चार्ली के हवाला कारोबार के काले धंधे को डिकोड करना शुरू कर दिया है। शुरुआती जांच में मालूम चला है कि लुओ सांग उर्फ चार्ली पैंग ने दिल्ली के सीए की मदद से 40 बैंक खाते खोले। चार्ली पैंग के अब तक 300 करोड़ के हवाला कारोबार का खुलासा हुआ है। चार्ली ने असल में चीनी शेल कंपनियां बनाई। बड़ी चीनी कंपनियों के जरिए इन शेल कंपनियों को फर्जी खरीद के ऑर्डर जारी किए जाते थे। इसके बाद शेल कंपनियां बोगस बिल जारी करती थीं। इस तरह फर्जी बिक्री दिखाकर पैसा आता था और हवाला कारोबार के जरिए इधर से उधर होता था। बड़ी बात यह भी है कि हवाला कारोबार के लिए सारी बातचीत चीनी ऐप वीचैट के जरिए होती थी। इस काले कारोबार में दिल्ली का एक सीए चार्ली का मददगार था। लुओ सांग क्या करने वाला था और लुओ सांग को लेकर चीन के इरादे क्या थे, ये परतें खुलने में अभी समय लगेगा। मगर इतना जरूर है कि जांच एजेंसियों की गिरफ्त वक्त रहते चार्ली की गर्दन पर कस गई। दिल्ली से अरविंद ओझा और कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। चीन के बाद अब बात भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बड़ी साजिश की। किस तरीके से भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान चीन से कर रहा है जिहादी शॉपिंग। बिल्कुल, और आज आपको हम बता दें पाकिस्तान भी बेनकाब होगा और चीन भी। देखिए आज तक की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की नई साजिश बेनकाब। चीन की दुकान पर पाकिस्तान की जिहादी शॉपिंग। भारत के खिलाफ पाकिस्तान खरीद रहा है चीन से साजिश का सामान। कश्मीर में हर साजिश से नाकाम होने के बाद बौखलाने लगा है पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद, अपने बड़े बड़े आतंकवादियों के ढेर होने के बाद पाकिस्तान नई साजिश रच रहा है और इस साजिश में उसका साझीदार बन रहा है चीन। आज तक को खुफिया सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान अब चीनी हथियारों और साजो सामान की मदद से एलओसी पर घुसपैठ और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए पाकिस्तान ने जिहादी शॉपिंग की एक लंबी लिस्ट तैयार की है। सूत्रों के मुताबिक इस लिस्ट की कई बड़ी डील चीनी सेना के कुछ अधिकारियों के पाकिस्तान के दौरे के समय फाइनल हो सकती है। खुफिया सूत्रों से आज तक को पाकिस्तान के इस जिहादी खरीदारी की पूरी लिस्ट मिली है। जरा गौर कीजिए। मिलिट्री कॉम्बैट बैलिस्टिक बुलेट प्रूफ जैकेट। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान चीन से करीब 3 से 4 हजार मिलिट्री कॉम्बैट बैलिस्टिक बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने जा रहा है। सूत्रों की माने तो चाइनीज बुलेट प्रूफ जैकेट को पाकिस्तानी आर्मी अपनी मुजाहिद बटालियन को दे रही है, जो एलओसी पर घुसपैठ के समय में जैश और लश्कर के आतंकवादियों की मदद करते हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है बैलून बॉर्न स्पाई राडार। इसे एलओसी पर तैनात करने के लिए खरीदा जा रहा है।
खुफिया सूत्रों के मुताबिक इसका मकसद भारतीय सुरक्षा बलों की गतिविधियों पर नजर रखना है। जिहादी शॉपिंग में तीसरे नंबर पर है हाई एल्टीट्यूड सामान। मकसद साफ है कि आने वाले दिनों में बर्फीले पहाड़ों से हाई एल्टीट्यूड सामान और ड्रेस पहनाकर आतंकी भेजे जा सकें, जिससे एलओसी पर भी एक फ्रंट खुला रहे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की जिहादी शॉपिंग की लिस्ट में चौथे नंबर पर है हाई एल्टीट्यूड ड्रेस। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान चीन की एक कंपनी से 15 प्रकार के ये हाई एल्टीट्यूड ड्रेस खरीदने जा रहा है। इनमें शामिल हैं हाई एल्टीट्यूड गॉगल्स, हार्नेट सीट, वार्म कैप, डाउन सूट, हाई एल्टीट्यूड ग्लव्स, लेदर ग्लव्स, हाई एल्टीट्यूड ड्रिंकिंग वाटर बॉटल, बीकन एवलॉन्च, फोल्डेड लेदर, वायर कटर, फेस प्रोटेक्टर, ग्लेशियर टोपी, पार्का जैकेट और पुली। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक चीन पाकिस्तान से 80,000 राउंड स्टील बुलेट खरीद रहा है। ये स्टील बुलेट बेहद खतरनाक होती है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान कई बार जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों के जरिए कर चुका है। पाकिस्तान और चीन का लगातार डर्टी गेम प्लान चल रहा है। पाक अधिकृत कश्मीर में चीन से पाकिस्तान जिहादी शॉपिंग करने में जुटा हुआ है। इसका मकसद ये है कि आतंकियों की घुसपैठ कराना। सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि पाकिस्तान चीन से हाई एल्टीट्यूड ड्रेस के अलावा ऐसे बुलेट प्रूफ जैकेट्स खरीद रहा है जिसका इस्तेमाल आतंकियों की घुसपैठ के समय किया जा सकता है। साथ ही रडार सिस्टम भी खरीदने की कोशिश की जा रही है, जिसका साफ मकसद है कि भारत के अंदर की जासूसी करके ज्यादा से ज्यादा आतंकवादियों को कश्मीर घाटी में भेजना। पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इनके सभी प्लान को डिकोड कर लिया है और उसके हिसाब से तैयारी कर चुकी हैं। पाकिस्तान की आर्मी ने भारी संख्या में SH-15 हॉवियर तोप का सौदा भी चाइना नॉर्दर्न इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन के साथ किया है। रिपोर्ट से ये भी खुलासा हुआ है कि चीन नवंबर-दिसंबर 2020 तक पाकिस्तान को हथियारों से लैस ड्रोन CH-4 ड्रोन सौंप देगा। CH-4 ड्रोन से सीमा पर जासूसी का बड़ा प्लान पाकिस्तान ने तैयार किया है। इसे कहते हैं पाकिस्तान है कि मानता नहीं। हर साजिश में मुंह की खाने के बाद भी भारत के खिलाफ वो साजिशों के जाल बुनने से बाज नहीं आता। भारत से गलवान में मार खाया चीन उसकी साजिशों को हवा देने में आगे आगे है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका ने चीन की सांसें रोक दी हैं। जैसे जैसे अमेरिका ताइवान के करीब जा रहा है, चीन बौखला रहा है। बिल्कुल, और ताजा बौखलाहट एक डील को लेकर खास करके है। अमेरिका ने ताइवान को खतरनाक लड़ाकू विमान F-16 बेचने का सौदा किया तो चीन परेशान हो गया। गुस्से से लाल पीले चीन ने अमेरिका को चुनौती दी, लेकिन उसे भी पता है कि अमेरिका उसका क्या हश्र करेगा, लिहाजा चीन के पास कोई विकल्प नहीं है। बौखलाया चीन। अमेरिका को दी खुली चुनौती। दक्षिण चीन सागर में मचेगी तबाही। समंदर की शांत लहरों में इन दिनों भूचाल मचा है। अमेरिका और ताइवान के बीच नजदीकियों से चीन को मिर्ची लग गई है। ताइवान पर अवैध दावा ठोकने वाले चीन के हाथ पांव फूल गए हैं। ताइवान और अमेरिका के बीच F-16V फाइटर जेट की डील क्या हुई, चीन आग बबूला हो गया। चीन ने ताइवान को तबाह करने की धमकी तक दे डाली है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपनी क्षमता को बढ़ा रही है और अगर जरूरत पड़ी तो वो सैन्य कार्रवाई करेगी। चीन के जंगी जहाज ताइवान के एयरबेस को तबाह कर सकते हैं और अमेरिका के F-16V उनके सामने उड़ान तक नहीं भर पाएंगे। अमेरिका
ताइवान को F-16 बेचने जा रहा है, करीब क्वांटिटी 90 है। मेरा ख्याल है यह बहुत अच्छा डेवलपमेंट है हिंदुस्तान के दृष्टिकोण से, और चीन के खिलाफ जो अमेरिका ये कदम उठा रहा है ये बहुत ही सराहनीय है। दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी से कई देश परेशान हैं। ड्रैगन इस क्षेत्र में अपना दबदबा चाहता है। 9 डैश लाइन के जरिए चीन ने दक्षिण चीन सागर की घेराबंदी कर रखी है, लेकिन अमेरिका की दक्षिण चीन सागर की मौजूदगी से दूर चीन की नींद हराम है।